अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे नॉन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स और स्लाइवरी ग्लैंड्स। हमने सियालोलिथेसिस तक मतलब स्लाइवरी कैल्कुलाई या स्टोन्स तक कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने लगे शोगरेन सिंड्रोम। इसमें जे साइलेंट से पढ़ते हैं शोगरेन सिंड्रोम या फिर सिक्का सिंड्रोम। इसका तीसरा नाम है मिकुलिक्स डिजीज़ अगर ये पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करेगी। तो बेसिकली है क्या, लिम्फो एपिथेलियल सियालियाडिनाइटिस। लिम्फो एपिथेलियल मतलब इसमें लिम्फेटिक्स और एपिथेलियल की इन्वॉल्वमेंट है और स्लाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होगी। तो हम इसको बताते ऐसे हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसी जो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी अपनी टिश्यू के खिलाफ और वो स्लाइवरी ग्लैंड्स को जाके डैमेज करती हैं। सिर्फ ये स्लाइवरी ग्लैंड को नहीं, ये इसमें बेसिकली दो इन्वॉल्वमेंट होती है, आई की इन्वॉल्वमेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, लैक्रिमल ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट और जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है बाकी इन्वॉल्वमेंट। स्लाइवरी ग्लैंड्स में पैरोटिड ग्लैंड ऐसा है जिसकी मेन इन्वॉल्वमेंट होती है। अब ये होगा क्या है, इसमें दो तरह की डिजीज है, प्राइमरी शोगरेन सिंड्रोम और सेकेंडरी। प्राइमरी में आई ड्राई होगी और जो ओरल कैविटी है वो ड्राई होगा, इसलिए इसे बोलते हैं जीरोस्टोमिया और जीरोप्थेल्मिया। जीरोस्टोमिया मतलब ड्राई माउथ और जीरोप्थेल्मिया मतलब ड्राई आइज। अब इस ये बेसिकली करेगा क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी अगर उसकी बताए तो ये डैमेज कर देता है जाके ग्लैंड के एसिनाई को और वहाँ पे लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट आता है, इसलिए इसे बोलते हैं लिम्फो एपिथेलिक डिजीज़। जो सेकेंडरी शोगरेन सिंड्रोम है उसमें आपके पास तीन आएंगे, उसमें पीछे दो थे, ड्राई आइज, जीरोस्टोमिया, जीरोप्थेल्मिया। इसमें तीन आते हैं, केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का, जीरोस्टोमिया और ऑटोइम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का आपके पास क्या होता है, ये कॉर्निया और कंजक्टिवा दोनों ड्राई होंगे ड्यू टू द लेस प्रोडक्शन ऑफ टेयर्स, क्योंकि ज़ाहिर आपको वो टेयर फिल्म है नॉर्मली इसको वेट रखती है, अब वो लेस प्रोडक्शन हो जाएगी टेयर की तो वो ड्राई हो जाएंगे। दूसरा आपके पास ये बता दिया आपको जीरोस्टोमिया कि आपके पास जो ग्लैंड है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, वहाँ पे सिक्रीशंस कम बन रही है तो जीरोस्टोमिया हो गया। थर्ड जो ऑटोइम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं उसमें आपके पास ऐसे जो कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के उसके जॉइंट्स के रेमेटोइड आर्थराइटिस होगा, सिस्टेमिक ल्यूपस आर्थराइटिस, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है, ये ज़्यादा सीवियर होती है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, याद रखिए कोई भी आपके पास ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है तो उसकी डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी एंटीबॉडी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डायग्नोसिस है शोगरेन सिंड्रोम एंटीबॉडी ए एंड शोगरेन सिंड्रोम एंटीबॉडीज बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए। बाकी आप हिस्ट्री ले लें, फिजिकल एग्जामिनेशन ले लें। हाँ, टेयर प्रोडक्शन की टेस्ट के लिए आप श्रीमस टेस्ट है वो कर सकते हैं कि आप टेयर प्रोडक्शन को चेक कर लें। अब ये डायग्नोसिस हो गई, इसके लिए आपके पास फर्दर आप इसको डायग्नोस करने के लिए PN का कर सकते हैं, पॉजिटिव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। क्या क्या आप एसोसिएट डिफ्रेंशिएट कर सकें रूमेटॉइड आर्थराइटिस को और SLE को। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सियालोमेटाप्लेजिया। देखो सियालोमेटाप्लेजिया नाम से पता लग रहा है, बेसिकली मेटाप्लेजिया क्या होता है कि आपके पास एक एपिथेलियम इनटू द अनदर फंक्शनल एपिथेलियम चेंज होती है। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स की एपिथेलियम का मेटाप्लेजिया स्क्वेमस सेल मेटाप्लेजिया हो जाता है, इसको बोलते हैं सियालोमेटाप्लेजिया। ये मेलिग्नेंट कंडीशन नहीं है, ये बिनाइन कंडीशन है लेकिन मेलिग्नेंट की तरफ जा सकती है और ये कॉमनली इन्वॉल्व करती है आपके पास हार्ट पैलेट को। कौन से हार्ट पैलेट में कौन से स्लाइवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्वमेंट है, माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये प्रेजेंट कैसे करेगी, जो भी बात आपके पास पीछे भी हमने पढ़ा था ट्यूमर की तरफ लेके जा रहे थे, वहाँ पे अल्सरेटिव लेयर या फिर एक्सोफाइटिक लीजन्स होंगी। हिस्टोपैथोलॉजी से हमें पता लग जाएगा, डायग्नोसिस जो है वो आपको पता लगेगा कि डायग्नोसिस बायोप्सी से आपने करना, जो भी आपको स्वेलिंग उसमें बायोप्सी करें और आपको डायग्नोस करेंगे अदर कंडीशन से, और ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है 5 to 6 वीक्स में अगर मेलिग्नेंट की तरफ ना गई। फिर हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का जो कि है सियालाइडिनोसिस। एक हमने पीछे पढ़ा था सियालाइडिनाइटिस, वो था इन्फेक्शन ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स। सियालाइडिनोसिस को अगर हम बात करें तो ये नॉन इन्फ्लेमेटरी नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशन है जो कि क्रॉनिक है। इसमें क्या होगा कि आपके पास बाईलेटरल या फिर यूनिलेटरल स्लाइवरी ग्लैंड्स की इन्वॉल्वमेंट होगी और इन्वॉल्वमेंट के साथ क्या होगा, स्लाइवरी ग्लैंड स्वेल होगा। मेनली इन्वॉल्व कौन सा होगा, पैरोटिड ग्लैंड्स, हमने पीछे में पढ़ा था। अब बाकी में भी स्वेलिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, तो इसमें से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, इसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि आपने सब कुछ रूल आउट कर लिया, ना मम्स है, ना आपके पास एक्यूट या क्रोनिक सियालियाडिनाइटिस है, ना सियालिएक्टेसिस है, ना सियालोलिथेसिस है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो बाकी जो रिस्क फैक्टर्स की वजह से आपके पास स्वेलिंग हो सकती है, रिस्क फैक्टर कौन कौन से, अल्कोहलिज्म, माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, प्रोलॉन्ग्ड इंटरकोलिनेटेड ड्रग्स, इसकी वजह से आपके पास स्वेलिंग हो गई तो वो आपके पास क्या बोलेंगे, सियालिडिनोसिस। बाकी इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने बाकी जो चीज़ें उसको रूल आउट करना है कि आपके पास ग्रानुलोमेटस डिजीज़ वगैरह तो कोई नहीं थी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या फिर बायोप्सी। इसको आप लॉन्ग स्टैंडर्ड केसेस में ये इससे होगा क्या, इससे होगा आपके पास ये है कि आपके पास ये डीजनरेशन कर सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है। ट्रीटमेंट अगर जो रिस्क फैक्टर है उसको रिमूव कर दें या फिर
इससे होगा क्या, आपके पास स्लाइवरी, अच्छा आपके पास स्लाइवरी ग्लैंड अगर डिस्ट्रॉय हो जाए या कुछ हो तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि स्लाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन मुंह में नहीं आती और ड्राई माउथ होता है। तो आपके पास आर्टिफिशियल स्लाइवा यूज़ करेंगे या सैलो गॉग्स, वो जो आपको वेट करने के लिए माउथ को आपको कुरली करने के लिए दिए जाते हैं, वो आप यूज़ करेंगे जब तक इस चीज़ को परमानेंटली ठीक नहीं किया जाएगा, नहीं तो लाइफ टाइम इसे यूज़ करना पड़ेगा। वैसे इतनी सीवियर कंडीशन नहीं है, इसको डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, इसको ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।